नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और इस बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ करते हैं। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी अब से कुछ ही देर में अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। थोड़ी देर में जेपी नड्डा जारी करेंगे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र। गुजरात के लिए वादों की लिस्ट लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी। जनता की राय पर तैयार किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए जाने वाला संकल्प पत्र। थोड़ी देर में जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। आपको सीधा वहां पर हम लिए चलेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और बात श्रद्धा मर्डर केस की कर लेते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की मुश्किलें अभी खत्म होती नहीं दिख रही। दिल्ली पुलिस को अभी भी उन ठोस सबूतों की तलाश है जिसकी बुनियाद पर अदालत में आफ्ताब को कातिल साबित किया जा सके। क्या दिल्ली पुलिस को उलझा रहा आफ्ताब? क्या पुलिस से माइंड गेम खेल रहा आफ्ताब? पॉलीग्राफी टेस्ट से खत्म होगा केस का ट्विस्ट। दिल्ली पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। श्रद्धा मर्डर केस में सच तक पहुंचने के लिए हाथ पांव मार रही है। जल, जमीन, जंगल से लेकर पहाड़ों की खाक छान रही है। दिल्ली में मेहरौली के जंगल में हड्डियां तलाशी गई। दिल्ली में मेहरौली के तालाब में भी सबूत तलाशे गए। मुंबई में भयंदर के समंदर में मोबाइल तलाशा गया। हिमाचल के तोशी में श्रद्धा आफ्ताब से जुड़ी जानकारी तलाशी गई। उत्तराखंड तक दिल्ली पुलिस गई, कड़ियां जोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस लगातार यही कोशिश चाह रही है कि उसे ये जो पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है इससे उसकी जांच में मदद मिले, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस की टीम देखिए दिल्ली के अलावा 4 राज्यों में सबूतों की तलाश में घूम रही है। महाराष्ट्र है, हरियाणा का गुड़गांव है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन सभी जगहों से पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं, लेकिन वो ज्यादातर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जिनको कंपाइल करके कोशिश की जा रही है कि पूछताछ से उसे कुछ ऐसी दिशा मिले जो ये सारे सबूत मिले हैं उनकी कड़ियों को, उनकी मिसिंग लिंक्स को जोड़ा जा सके। दिल्ली पुलिस के पास सिर्फ 14 दिन का वक्त था। पुलिस रिमांड के 14 दिन। इन्हीं 14 दिनों में दिल्ली पुलिस को केस किसी अंजाम तक पहुंचाना था, लेकिन केस तो सबूतों की बुनियाद पर ही खड़े होते हैं और सबूतों के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक खाली ही हैं। तफ्तीश में पुलिस को अभी तक चंद हड्डियां मिली, खोपड़ी नहीं मिली। आफ्ताब के घर से कुछ चाकू मिले, कत्ल में इस्तेमाल आरी नहीं मिली। आफ्ताब के घर से खून के कुछ छींटे मिले, वारदात के वक्त के श्रद्धा के कपड़े नहीं मिले। सबूतों के नाम पर पुलिस के पास एक सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन ऐसे चश्मदीद गवाह नहीं है जिसने आफ्ताब को कत्ल करते देखा हो। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में सबसे बड़ा हथियार श्रद्धा का कंप्लेंट लेटर है, जो उसने मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में 2020 में दर्ज कराया था। श्रद्धा ने उस शिकायती लेटर में अपनी पूरी आपबीती बता रखी है। ये एक तरह से श्रद्धा के बयान की तरह ही है, जिसका इस्तेमाल पुलिस आफ्ताब का मोटिव साबित करने में करेगी। लेकिन पुलिस भी जानती है कि अब तक जो कुछ उसके हाथ लगा है वो अदालत में आफ्ताब का जुर्म साबित करने में नाकाफी होगा। इसलिए पॉलीग्राफी की एक और किश्त और फिर नार्को टेस्ट की तैयारी है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आफ्ताब को कोर्ट आज जुडिशियल कस्टडी यानी जेल भेज सकती है, लेकिन इससे पहले कि वो जेल जाए, दिल्ली पुलिस आफ्ताब से श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा एक एक सच जान लेना चाहती है और इन सच्चाइयों में उन हड्डियों की सच्चाई भी शामिल है जो आफ्ताब की निशानदेही के बाद पुलिस ने मेहरौली के जंगलों समेत दूसरी जगहों से बरामद किए हैं। 14 दिन की पुलिस रिमांड,
3 किश्तों में जांच पड़ताल, 18 घंटों की पॉलीग्राफी, 5 राज्यों तक जांच के तार और 35 टुकड़ों की सबसे बड़ी तलाश। श्रद्धा मर्डर केस में तमाम तफ्तीश के बावजूद दिल्ली पुलिस के हाथ इतने सबूत नहीं लग पाए हैं जिनकी बुनियाद पर वो केस को अंजाम तक पहुंचाने की तसल्ली कर सके। दिल्ली पुलिस की पड़ताल का पूरा दारोमदार उन हड्डियों की फॉरेंसिक जांच के नतीजों पर निर्भर है जो मेहरौली के जंगलों से मिली हैं। जानकारों की माने तो पुरानी से पुरानी हड्डियों की भी ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम मुमकिन है। बस हर गुजरते वक्त और तारीख के साथ पोस्टमार्टम के नतीजों का दायरा सीमित होता जाता है। खासकर वैसी हड्डियां या शव के हिस्से जिनके सॉफ्ट टिश्यू खत्म हो चुके हों, उनके बारे में सटीक नतीजे पता करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन पोस्टमार्टम फिर भी मुमकिन है। मौत के 15 से 20 दिनों के दरमियान बरामद किसी लाश को देखकर उसकी मौत की तारीख के बारे में पता करना तो मुमकिन होता है, लेकिन इसके कुछ पता करने के लिए केस हिस्ट्री की भी दरकार होती है, जो आमतौर पर पुलिस ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मुहैया कराती है, क्योंकि 15-20 दिनों में खुली जगह पर लाश पड़ी होने से कुछ फोना वगैरह उस पर पनपने लगते हैं। ममिफिकेशन या एडिफोसी की शुरुआत हो जाती है। ये किसी भी लाश में होने वाली वो तब्दीलियां हैं जो मौसम और वातावरण पर निर्भर करते हैं। ऐसे में अगर लाश पुरानी हो तो उसकी हिस्ट्री का पता लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जांच काफी हद तक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को आफताब के बाथरूम से कुछ खून के छींटे मिले हैं। इसके अलावा कुछ हड्डियां मिली हैं जिनकी जांच अभी की जा रही है। तो जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद साफ हो पाएगा कि इतने दिनों में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलावा जगह जगह पर जो छानबीन की है उससे दिल्ली पुलिस को क्या कुछ हासिल हुआ है। अब बात श्रद्धा के लाश के टुकड़ों की। पुलिस ने इन लाश के टुकड़ों को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के हवाले किया है, जहां डीएनए जांच के साथ साथ इन टुकड़ों का पोस्टमार्टम भी होना है। और इस पोस्टमार्टम के जरिए डॉक्टर ये बताने वाले हैं कि ये लाश के टुकड़े इंसानी है या नहीं। अगर इंसानी है तो मरने वाले की उम्र कितनी है, उसका लिंग क्या है, और सबसे अहम ये कि उसकी पहचान क्या है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इतनी बातें तो अपनी जान से खुद ही बता सकते हैं, लेकिन चूंकि श्रद्धा के कत्ल का मामला पुराना है, उसकी मौत की तारीख या वक्त बताने के लिए एक्सपर्ट्स पुलिस की हिस्ट्री का सहारा ले सकते हैं। और इस मामले में पुलिस की जुटाई गई हिस्ट्री ये बताती है कि ये कत्ल मई महीने के आसपास हुआ है। ऐसे में फॉरेंसिक के जानकार ये बताएंगे कि क्या वाकई हड्डी के टुकड़े ये इशारा करते हैं कि ये 6 से 7 महीने पुराने हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इस केस की जांच इस पोस्टमार्टम और उसके नतीजों पर काफी हद तक निर्भर करती है। ये केस काफी हद तक फॉरेंसिक और साइंटिफिक एविडेंसेस पे टिका हुआ है। दिल्ली पुलिस को इन दोनों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फॉरेंसिक जांच की अगर हम बात करें तो जिन हड्डियों को पुलिस ने बरामद किया है, अभी यही तय होना बाकी है कि वो इंसान का है या जानवर के हैं। एक बार जब ये तय हो जाएगा तो फिर ये पता लगाई जाएगी कि ये मेल की है या फीमेल की है, और उसके बाद उसकी एज तय की जाएगी। और एज तय करने के बाद ये पता लगाया जाएगा डीएनए के जरिए कि ये श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स हैं या नहीं। यानी इस मामले में पुलिस को अभी इंतजार करने की जरूरत है। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आफताब दिल्ली पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। अदालत में आफताब ने कहा कि वो गुस्से में आपा खो बैठा और श्रद्धा का मर्डर कर डाला, लेकिन अब दिल्ली पुलिस को वो कड़ी मिल गई है जिससे ये साबित होता है कि उसने सब कुछ सोच समझकर और प्लानिंग के साथ किया। श्रद्धा मर्डर केस में जिस चश्मदीद गवाह की तलाश हो रही थी, वो शायद जल्द ही दिल्ली पुलिस के हाथ लग जाए। दिल्ली पुलिस को अब बद्री नाम के एक ऐसे शख्स की तलाश है जिससे आफताब हिमाचल के तोश में मिला था। अब तक के खुलासों पर यकीन किया जाए तो बद्री के इसी फ्लैट पर आफताब उससे मिलने आता था। पुलिस को लग रहा है कि बद्री ने आफताब की पूरी मदद की। हमने बद्री के मकान मालिक से उसके बारे में तहकीकात की। बद्री आप ही क्या किराए पे रहता था ना? बद्री था हमारे पास। अच्छा, कितने महीने रहा किराए पे सर?
वही 6-7 महीना करीब था और 6-7 महीना पहले यहाँ से चला गया। दूसरा एक मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या पुलिस आपके पास आई थी? वो एक बार उनको लेके आया था ना, जो लड़के भी ये किया था उसको लेके आए थे वो पूछने के लिए, लेकिन वो लड़के को मैंने कभी देखा नहीं। आफ्ताब को लेकर आई थी? आफ्ताब को? हाँ हाँ। अच्छा, तो आफ्ताब को लेकर जब पुलिस आपके घर आई तो आपसे कुछ क्या पूछा? वो पूछा था आप इनको जानते हो? वो बोला नहीं, हम अंकल को कभी देखा नहीं। तो हमने बद्री को दिया था रेंट पे। अब वो अच्छा। लोग का दोस्त आ रहा है क्या, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें क्या मालूम। मकान मालिक ने कहा बद्री पहले यहाँ रहता था, लेकिन 6-7 महीने पहले कमरा छोड़कर चला गया। शायद वो मई का ही महीना था। अब बद्री इस केस की अहम कड़ी बन गया है। श्रद्धा हत्याकांड में एक इम्पोर्टेंट किरदार है बद्री, जिससे लगातार दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अगर आप देखें तो वो सामने की तरफ जंगल है जहां पर आफ्ताब श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंकता था, और ठीक जो जंगल है उसके सामने ये गली जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इस गली में इसी मकान में जो बद्री है वो रहता था। मकान मालिक ने कहा कि बद्री पहले यहाँ रहता था, लेकिन 6-7 महीने पहले कमरा छोड़कर चला गया। शायद वो मई का ही महीना था। बद्री क्या यहाँ पर रहता था? जी, यहीं पे रहता था। तो पुलिस आई थी क्या यहाँ पर? मकान मालिक से बात हुई थी, एक बार बीच में आकर के गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या मतलब क्या बद्री काम क्या करता था, किसी कहीं कुछ जानकारी? जॉब करता था कहीं पर। अच्छा जी। तो अब यहाँ नहीं रहता बद्री? अब नहीं रहता यहाँ, तो बहुत गए हुए बहुत टाइम हो गया उसको। बद्री का सामने आना इस थ्योरी को मजबूत कर रहा है कि आफ्ताब ने पूरी प्लानिंग के साथ श्रद्धा को मारा, लेकिन पुलिस को सबूतों और सीक्वेंस के साथ अदालत के सामने आफ्ताब को किलर साबित करना होगा, और ये सब होगा आफ्ताब के कबूलनामा से, जो दिल्ली पुलिस को लगातार उलझा रहा है। वो बयान बदल रहा है, पुलिस के साथ माइंड गेम खेल रहा है। कैसे, ये देखिए। पुलिस से आफ्ताब ने कहा कि उसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए, लेकिन पुलिस रिमांड के 14 दिन होने को हैं। अभी तक एक टुकड़े की शिनाख्त नहीं हुई। पुलिस जांच से पता लग रहा है कि आफ्ताब ने प्लानिंग से श्रद्धा की हत्या की, लेकिन अदालत में उसने कहा कि हिट ऑफ मोमेंट में उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। 3rd डिग्री से बचने के लिए आफ्ताब ने पुलिस के सामने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन अदालत में अब तक उसने एक बार भी ये नहीं कहा है कि श्रद्धा का कातिल वही है। रंग बदलते आफ्ताब को देखकर ही पुलिस को नार्को टेस्ट करना जरूरी लग रहा है, और शायद उससे पहले एक और पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराना पड़ जाए। आज तक ब्यूरो। इस खबर पर रहेगी नजर। आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी होनी आफ्ताब की, लेकिन अभी आपको सीधे हम गुजरात गांधीनगर लिए चलते हैं, जहां पर गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। गुजरात चुनाव पर बीजेपी का संकल्प पत्र सामने आ चुका है। वादों और दावों की घोषणा होने जा रही है। आज के इस संकल्प पत्र के विमोचन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र पटेल जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, जो संसद में मेरे साथी भी हैं, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ मीडिया के पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इस संकल्प पत्र के विमोचन पर आप सब लोगों के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है। और आज 26 नवंबर है, जो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1949 में यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को एडॉप्ट किया था। ऐसे संविधान के प्रति हम समर्पित लोग आज के दिन संविधान दिवस मनाकर उससे प्रेरणा लेकर के देश की सेवा में हम जुटते हैं। तो ऐसे संविधान दिवस पर पत्रकार बंधुओं को भी मेरी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, और उस पर चलना और उसको संभाल के रखना यह हमारी जिम्मेवारी है।
तो ऐसे संविधान दिवस पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक संकल्प पत्र का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने एक सार्वजनिक जीवन में अपनी राजनीति का प्रारंभ गुजरात की धरती से किया, उस गुजरात के बारे में हमारा संकल्प सदा रहा है, भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात। और इसी मंत्र को लेकर हम सब लोग चले हैं और यह एक तरीके के पड़ाव से नई यात्रा प्रारंभ करने का अवसर है। और जब मैं गुजरात की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, ये शूरवीरों की भूमि है, ये सामाजिक परिवर्तन लाने वालों की भूमि है, ये सांस्कृतिक चेतना लाने वालों की भूमि है और राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दिशा देने वाली भूमि है। और जब मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से दिशा देने वाली भूमि है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, मैं शब्दों में सिर्फ बयान नहीं करता। इतिहास इस बात का गवाह है कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी में अपना योगदान किया, उसका संबंध इसी पवित्र गुजरात की धरती से था। सरदार पटेल जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने सैकड़ों राजे रजवाड़ों को जोड़ करके ये भारत एक महान देश बनाया, उनका संबंध भी गुजरात की धरती से रहा है। और जो अमृत काल में नया भारत का संकल्प लेकर विकासवाद की राजनीति, परिवारवाद को धक्का दिखाते हुए राष्ट्रवाद और विकासवाद को आगे बढ़ाने की दिशा गुजरात में भी और देश में भी है, तो वो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, इनका भी संबंध गुजरात है। इसलिए ये गुजरात विकास की गंगोत्री, राजनीति के परिवर्तन की गंगोत्री, और उस गंगोत्री में जब हम विकास की बात करते हैं तो हम नए संकल्प के साथ अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का बात है। इसीलिए भव्य गुजरात, भविष्यशाली गुजरात, अग्रसर गुजरात ये शब्द नहीं है, इसके साथ हम जीते हैं और इसके साथ हम जीत करके ही आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर एक बात और भी कहना चाहता हूं। अभी हमारे भूपेंद्र भाई ने और सीआर पाटिल ने आपके सामने भूमिका रखी कि कैसे ये संकल्प पत्र बना है, और भूपेंद्र भाई ने आपके सामने गुजरात कैसे नंबर 1 है इसकी बात उन्होंने आपके सामने की, तो मैं गुजराती में समझ पाया। लेकिन मैं इसके साथ साथ और भी बात कहना चाहता हूं कि यह जो संकल्प पत्र हमारा है, ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है, और देश और दुनिया भी और गुजरात के पत्रकार भी इसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं देखते, वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत है तो भारतीय है। इसलिए जब हम आपको आगे की चर्चा करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 48 लाख हमारे किसान भाइयों को ब्याज मुक्त कर देने का अगर संकल्प पूरा किया है तो वो गुजरात की धरती में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार ने। अगर पानी, सिंचाई, अगर 13 लाख परिवार किसानों की भूमि को सिंचित किया है इरिगेशन के, सिंचाई के नेटवर्क को बढ़ा करके, तो वो भूपेंद्र पटेल जी की गुजरात की सरकार है। लगभग 21 लाख हेक्टेयर एरिया पिछले 5 सालों में इरिगेशन से कवर हुई। सौनी योजना में 1126 किलोमीटर की 4 पाइपलाइनों की नेटवर्क बिछा करके 10 लाख एकड़ की भूमि को सिंचित किया है। देखिए मैं आंकड़े रख रहा हूं आपके सामने, ये बताता है कि वी आर ए रिस्पॉन्सिव एंड ए रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी, एंड दैट इज हाउ वी से। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि 1,85,000 शिक्षकों को भर्ती करके
ज्ञानपुंज प्रोजेक्ट के तहत 1609 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के इंटरएक्टिव क्लासरूम्स को स्थापित किया है गुजरात की सरकार ने। अगर मैं कहूं एक्सपेंशन की बात, तो नई यूनिवर्सिटीज 19 नई यूनिवर्सिटीज बनी है गुजरात। अगर मैं बात करूं पॉलिसी ड्रिवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, औद्योगिक विकास की, अगर मैं बात करूं नीतिगत तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आपको जानकर के खुशी होगी, जिसको गुजराती में हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, 37% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुजरात की धरती पर आ रहा है, और अगला डेस्टिनेशन मैक्सिमम अगर लेगा तो वो गुजरात है। उसी तरीके से जो इंडेक्स है प्रिपेयर्डनेस की, उसमें गुजरात नंबर 1 है, एक्सपोर्ट पॉलिसी में गुजरात नंबर 1 है, कोऑपरेटिव पॉलिसी नई बनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनी है, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी बनी है, ये सब कुछ यही हुआ है। और एक बात और भी कहूंगा कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए अगर काम हुआ है, मानव की इज्जत के दृष्टि से भी अगर काम हुआ है, तो इज्जत घर बनाने का काम 33-33.5 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं को इज्जत देने का काम हुआ, तो वो गुजरात की हम देखिए नए आयाम स्थापित करें। 100% पाइप, हर घर जल, हर घर नल, इसको गुजरात ने करके दिया है, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं पत्रकार मित्रों से एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि इसकी देखिए हमको समझना होगा कहने वाले और करने वालों का अंतर क्या होता है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कहा था वो किया है, लेकिन जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, ये हमारी खासियत है। हमने कब कहा था कि आपको हमें ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट राजकोट को देंगे, लेकिन हमने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और आज वो तैयार होकर के अब वो समर्पित होने वाला है। हमने कब कहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर जामनगर में खोलेंगे, और ये बात सुन लीजिए, दुनिया का, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो वो भी गुजरात की धरती पर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए आगे बढ़ रहा है। तो हमने कब कहा था कि हम ये खोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तो इस कॉन्सेप्ट को, जब हम कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, जब हम कहते हैं कि सारे हेल्थ केयर को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत है, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो उसको, इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया, और वह जामनगर में खुल रहा है, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं।